हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग EMRS एग्ज़ाम के लिए EMRS के TGT के कंप्लीट जनरल पेपर को डिस्कस किया था इसके पहले, और आज हम लोग बात करेंगे EMRS के TGT सोशल साइंस के प्रश्नों की। और ये पेपर हुआ था दिसंबर 2023 को। और इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आने वाले EMRS एग्ज़ाम के लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें कंप्लीट जनरल पेपर था। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में किसी मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें पूछा है क्या, किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, कौन सी परिस्थिति में। तो यदि सरकार सशस्त्र बल में कार्यरत किसी अधिकारी की पदोन्नति नहीं कर रही है, तो यदि कोई सशस्त्र बल में कार्यरत कोई अधिकारी है और सरकार उसका पदोन्नति मतलब कि प्रमोशन नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि वह अधिकारी महिला है। तो गवर्नमेंट कोई भी सशस्त्र बल में अधिकारी है, वो उसका प्रमोशन नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वह एक महिला है, ठीक है, पहला कह रहा है। तो क्या इसलिए उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? तो यस, बिल्कुल, इसमें जो महिला है उसका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि किसमें मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, तो इसका पहला तो करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो रहा है जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट क्या कहता है, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 15 कहता है कि किसी से भी, ठीक है, जाति, किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग, इन सभी के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए तो सही है कि क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट से का हनन हो रहा है, लेकिन इसमें पूछा था कि फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि 15 साल का एक बच्चा है, वो कालीन के कारखाने में मजदूरी कर रहा है, ठीक है। तो 15 साल का एक बच्चा है और वो कालीन के कारखाने में मजदूरी कर रहा है। तो क्या इसमें उस बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? नहीं, इसमें उस बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। तो इसमें बच्चे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार से, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि हम बाकियों की भी बात करें तो थर्ड क्या कह रहा है कि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को काम करने से रोक रहा है। तो क्या हो रहा है, तो भी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि क्या फंडामेंटल राइट कहता है कि एक व्यक्ति किसी भी राज्य में जाके काम कर सकता है, ठीक है। तो इसमें भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और फोर्थ कह रहा है कि किसी जन समूह को दिल्ली में तेलुगु माध्यम के स्कूल को खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो इसमें भी उस जन समूह के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली मतलब कि जो सबसे आगे हो वही जीतेगा। इसमें वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो क्या होता है, जो 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है, या फिर सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है, या फिर देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य होता है, या फिर चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। पहला कथन कह रहा है कि वर्तमान समय में लोकतंत्र का प्रचलित रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। तो कह रहा है कि वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है इसका प्रचलित रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इस प्रकार की व्यवस्था में जनता की ओर से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है। जनता की ओर से होता है किसको? बहुमत दल को। और बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। स्टेटमेंट बड़ा है लेकिन क्वेश्चन इजी है, तो ये करेक्ट है। कारण कह रहा है कि जो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसमें इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बिठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता, इसीलिए, ठीक है। तो कारण तो सही है, लेकिन यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें
तो इतने अधिक लोग होते हैं कि सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए जनता की ओर से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है और इसीलिए जो बहुमत का शासन है वो भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण है। कह रहा है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त स्थानीय निकायों की शक्तियों को सत्ता का ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो संविधान के द्वारा प्रदत्त स्थानीय निकाय हैं उनकी शक्तियों को ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। कथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण ये करा है कि जो विकेंद्रीकरण किया गया, जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, उसके पीछे क्या थी, बुनियादी सोच क्या थी कि अनेक मुद्दों और अनेक समस्याओं का निपटारा जो है वो स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सके, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। और भारतीय संविधान में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 73rd के द्वारा ग्राम और 74th के द्वारा शहरी शासन की व्यवस्था की गई। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है, साथ में जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है दो कथन दिए हैं। कथन कह रहा है पहला कि देश का भविष्य नागरिकों के कामकाज से भी ज़्यादा शासकों के कामकाज पर निर्भर करता है। पहला गलत है, जो देश का भविष्य है वो नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, जो कह रहा है कि नागरिकों से ज़्यादा शासकों के कामकाज पर निर्भर करता है। दूसरा कह रहा है कि नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत या फिर कमज़ोर बनाने में मदद करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला गलत है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगेन कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि शिक्षक या फिर शिक्षिका जो सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में शिक्षार्थियों की समझ को मापने के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं, वो लिखित या फिर मौखिक परीक्षण का उपयोग करते हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, एसएसटी की क्लास में। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि प्रश्नोत्तरीय, चित्रकला और नाटक जैसे जो मूल्यांकन उपकरण है इनका प्रयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इसका कारण गलत है लेकिन इसका कथन सही है। नेक्स्ट है दो कथन दिए हैं। पहला कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा क्या होता है, वो व्यवहारिक तौर पर अप्रभावी रहता है संघीय ढांचा। कथन पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि आपातकाल की स्थिति में सरकार चाहे तो किसी एक या फिर सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है या फिर उसमें कटौती कर सकती है। तो ये जनरल वे में कह रहा है, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, पहला भी करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसमें कथन कह रहा है कि जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो विचाराधीन कैदी हैं उनको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला जो पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन ए और कथन दो दोनों सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि माध्यमिक कक्षा में हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन या फिर किस तरीके का उपयोग किया जा सकता है। बात कर रहा है माध्यमिक मतलब कि सेकेंडरी स्कूल में, सेकेंडरी क्लासरूम में हड़प्पा सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। तो उस समय के जो मोहरे हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। संग्रहालय जो है, संग्रहालय में मतलब कि संग्रहालय का दौरा कराया जा सकता है बच्चों को, तो इसका दूसरा भी सही है। उस समय की जो लिखी गई हैं पुस्तकें उनसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं पता लगाया जा सकता, तो इसका सी गलत है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है कि 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला लिया था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि मोरारजी देसाई 1976 से 77 तक एक गैर कांग्रेसी दल की तरफ से प्रधानमंत्री थे, दूसरा भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि जगजीवन राम के नेतृत्व में एक पार्टी बनाई गई थी और उसका नाम था जनता पार्टी, नहीं, ऑप्शन सी गलत है। फोर्थ कह रहा है कि आपातकाल के बाद हुए लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 36 सीटें मिली थी, तो इसका डी भी गलत है, इसका सही है ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा की सहायता से विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कौन से विषय को समझाया जा सकता है यदि हम नेशनल म्यूजियम में विजिट कराते हैं स्टूडेंट्स को। तो इससे क्या कर सकते हैं,
जो टाइम लाइन है मतलब जो समय रेखा है उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों पर विचार कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव, इसका संबंध नेशनल म्यूजियम से नहीं होगा। और डी कह रहा है कि विभिन्न जो ऐतिहासिक काल के लोग हैं इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। तो इसका डी भी सही है, ए भी सही है, बी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एंड डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही का चयन करना है। पहला कह रहा है कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में स्टेट बनते हैं, लेकिन मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि आसुका आंदोलन अवैध प्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। आसुका आंदोलन दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि उत्तर हर दिन घटता जाए, दक्षिण हर दिन बढ़ता जाए, ये द्रविड़ आंदोलन का एक लोकप्रिय नारा था, नहीं, इसका ऑप्शन सी गलत है। फोर्थ कह रहा है कि 1986 में दिसंबर माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, डी भी गलत है, सी भी गलत है, इसका सही है ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है कि अहमद बेंगलुरु में रिक्शा चलाता है, वह अपने 3 भाइयों 2 बहनों तथा बूढ़े माता पिता के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उनके परिवार के सभी सदस्यों का जीवन यापन उसी रिक्शा चलाने से होने वाली दैनिक कमाई पर निर्भर करता है। हालांकि उसके पास कोई सुरक्षित रोजगार नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती भी बढ़ती भी रहती है। तो जो उपरोक्त पंक्तियां हैं इनका उपयोग हम माध्यमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान से संबंधित निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो वो प्रवास मतलब कि माइग्रेशन के लिए, क्योंकि वो झुमरी तलैया से आया है बेंगलुरु। हम बात कर सकते हैं खाद्य सुरक्षा की, मतलब कि वो किसी भी तरह से अपना जीवन यापन चला रहा है, उसकी कोई एक निश्चित आय नहीं है। और हम बात कर सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की, फैमिली सिस्टम का इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसका हो जाएगा ए, बी एंड सी। नेक्स्ट है माध्यमिक कक्षा में जो विनिर्माण उद्योग है इसके बारे में चर्चा के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का दौरा सबसे उपयुक्त होगा। तो विनिर्माण क्षेत्र की बात करें अगर, तो इसके लिए छात्रों को चीनी मिल में ले जाना ज़्यादा उपयुक्त होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 ओनली बी। नेक्स्ट है माध्यमिक कक्षा में स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज के बारे में चर्चा के लिए किसके पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बारे में चर्चा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो उसे क्या होगा, राशन की दुकान पर ले जाना बच्चों को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। मान लीजिए कि आप एक माध्यमिक कक्षा के अपने विद्यार्थी के पास के पार्क में ले जा रहे हैं और यात्रा के दौरान सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से विषय पर चर्चा करना प्रासंगिक होगा। तो पार्क में जा रहे हैं बच्चे, तो किसके बारे में जानेंगे, पार्क में क्या होता है, प्रदूषण के बारे में जान सकते हैं, वहाँ पे वनस्पति होंगे, जीव होंगे, उनके बारे में जान सकते हैं। पृथ्वी के आकार का कोई संबंध नहीं है पार्क से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 1980 के दशक के आखिर के सालों में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बदलाव आए जिनका हमारे आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। निम्नलिखित बदलावों में से सही का चयन करना है। 1980 के दशक में क्या हुआ, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। विभिन्न सरकारों ने क्या किया कि ढांचागत समायोजन कार्यक्रम चलाए जो कि आर्थिक सुधार के नाम से भी जाना गया, दूसरा भी करेक्ट है। 1989 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 297 सीटें मिली थी, गलत है। 1989 में पीवी नरसिंह राव को कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया था, ये भी गलत है। ये 1991 में थे प्रधानमंत्री, तो इसका सही है ऑप्शन 2, ए एंड बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को चुनाव की प्रक्रिया, हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को चुनाव की प्रक्रिया समझाना है, मतलब कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को समझाना है। उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी, तो हम कर सकते हैं कि क्या कक्षा में एक प्रतिनिधि के चयन के लिए चुनाव करा सकते हैं। बच्चों के बीच में ही इलेक्शन होगा, वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मानव पूंजी, मतलब कि ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो क्या है, यह एक इंटेंजिबल मतलब कि अमूर्त है मानव पूंजी, इसे बाजार में बेचा जा सकता है, गलत है ये, इसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता। इट इज़ इनसेपरेबल मतलब कि क्या है, अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। फ्रॉम इट्स ओनर मतलब ये अपने स्वामी से अविभाज्य होती है, इनसेपरेबल होती है अपने ऑनर से, बिल्कुल करेक्ट है ह्यूमन पूंजी।
इसका प्रभाव विभिन्न देशों में पूर्णतः निर्बाध है। मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में समझिए, इट इज़ कम्प्लीटली मोबाइल इन डिफरेंट कंट्रीज। निर्बाध है पूरी कंट्री में, पूर्णतः निर्बाध है, तो ये वर्ड ही गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है ए एंड सी, मतलब ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, माध्यमिक कक्षा में क्या करना है कि विश्व के विभिन्न देशों की जो गरीबी रेखा है उसको दर्शाना है। उसके लिए किस चार्ट या फिर किस ग्राफ का उपयोग किया जाएगा, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे बार ग्राफ का, ना कि पाई चार्ट का। संविधान का वो कथन जिसमें कोई देश अपनी संविधान के सभी बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, वो क्या कहता है, तो वो हो जाएगा प्रीअम्बल, मतलब कि प्रस्तावना। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट, नेक्स्ट है कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता मतलब कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताना है, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। तो इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि इसने न्याय व्यवस्था लोकतांत्रिक बना दिया है और कार्यपालिका क्या है, वो उत्तरदायी बनने पर बाध्य हो गई है। तो न्यायिक सक्रियता ने क्या किया, न्यायिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है और जो कार्यपालिका है वो उत्तरदायी बनने पर बाध्य हो गई है। तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर स्पष्ट हुआ है, नहीं। ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है, बड़े बांध के निर्माण के लिए सरकार ने क्या कारण दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बड़े बांध के निर्माण के लिए सरकार ने क्या कारण दिए हैं। तो ये प्रश्न छात्र के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र का आकलन करेगा, तो इससे क्या करेगा, बच्चा उन कारणों को बताएगा, सोचेगा, मतलब रिकॉल करेगा, तो इससे उसके स्मृति और ज्ञान का आकलन होगा। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी होता है, बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है कि सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यस, इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, भूगोल की कक्षा में मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित में से किस विषय या किस टॉपिक को हम समझा सकते हैं। तो ज्योग्राफी की क्लास है और उसमें मैप की सहायता से हम किस विषय को समझा सकते हैं, कौन सा टॉपिक समझा सकते हैं बेसिकली। तो उससे हम पृथ्वी के आकार को नहीं समझा सकते मैप की सहायता से, लेकिन दुनिया भर के विभिन्न देश दिए होते हैं, उनको वो दर्शाए गए होते हैं मैप में, तो उनको समझा सकते हैं, तथा अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझा सकते हैं मैप के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बी एंड सी दोनों करेक्ट। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है पहले, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। कथन कह रहा है कि जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये था कि ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेस मतलब कि घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। तो यस, इसके कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन को पूरी तरह से व्याख्यायित कर रहा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रूस में क्या हुआ, आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए किन चीज़ों को जरूरी माना गया था। तो वहाँ पर कुल्कों का सफाई करना जरूरी माना गया था, तथा किसानों से जमीन लेकर राज्य नियंत्रित विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 ए एंड डी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से मार्क्स के विचारों के बारे में कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से ही पैदा होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये मार्क्स के विचारों के अकॉर्डिंग। जब तक निजी पूंजीपत इस मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, तो इसका दूसरा भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि मजदूरों को एक अत्यंत रेडिकल समाज का निर्माण करना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर निजी तौर पर नियंत्रण हो, नहीं, ये मार्क्स के विचारों के अकॉर्डिंग गलत है। फोर्थ कह रहा है कि कम्युनिस्ट समाजी भविष्य का समाज होगा, ऐसा मार्क्स के द्वारा कहा गया था, तो इसका सही है ए, बी एंड डी। नेक्स्ट अगेन कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी थी, करेक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर सिपाही क्या थे, वो किसान थे और वो भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने क्या किया, वो सेना छोड़ने लगे। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, तो इसका पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं।
पहला कह रहा है कि सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण जो बास्तिल का किला था वह लोगों की घृणा का केंद्र था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तिल के किले को सुरक्षित रखा गया ताकि सामाजिक असमानता का इतिहास लोगों की स्मृति में बना रहे। दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन केवल स्टेटमेंट एक करेक्ट है। और ये डायरेक्ट क्लास 9th की एनसीईआरटी से, हिस्ट्री की एनसीईआरटी से लिया गया फ्रांसीसी क्रांति से। और मैंने फ्रांसीसी क्रांति बहुत अच्छे से डिटेल्ड में कराई है, उसकी थ्योरी भी कराई है, प्लस उसके एमसीक्यू भी कराए हैं, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है फ्रांस के मध्यम वर्गीय के बारे में कौन सा कथन सही है। फ्रांस के जो मध्यम वर्ग था, मिडिल क्लास था, उसके बारे में बताना है कौन सा सही है। 18वीं सदी में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि 18वीं सदी में मध्य वर्ग ने समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशम वस्त्रों के उत्पादन से अपार संपत्ति अर्जित की थी, तो इसका दूसरा भी करेक्ट है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 ए एंड बी दोनों करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि जो उत्पादित ऊनी और रेशमी कपड़े थे उनके एकमात्र खरीदार फ्रांस के समृद्ध लोग ही थे, नहीं, इसका तीसरा गलत है। फोर्थ कह रहा है कि 18वीं सदी में उदित होने वाले मध्य वर्ग का मानना था कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी संपत्ति न कि विशेषाधिकार पर होना चाहिए, तो इसका डी भी गलत है, इसका सही ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट है हिटलर ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए युद्ध का विकल्प क्यों चुना। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कारण बताना है, मोस्ट सुटेबल आंसर बताना है। तो इसमें हो जाएगा क्योंकि वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था, इसीलिए उसने युद्ध का विकल्प चुना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि 1887 में राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक संगठन के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की जाती है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि सुधार आंदोलनों ने मूलतः हिंदू सामाजिक संगठन और आचार विचार में अंदर से बदलाव लाने के प्रयास किए थे, तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के रूस के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें पहला कह रहा है कि नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह उनकी लोकप्रियता की वजह से थी, नहीं, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि रूस के किसान चाहते थे कि वे नवाबों की जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए, बिल्कुल सही है दूसरा। थर्ड कह रहा है कि रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन अपने मीर मतलब कि कम्यून को सौंप देते थे, तो इसका सी भी सही है। फोर्थ कह रहा है कि साधारणतः जो कम्यून होता था वो प्रत्येक परिवार की हैसियत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था, पूरी तरह से गलत है डी, इसका सही होगा ओनली बी एंड सी। नेक्स्ट है 18वीं सदी के आखिर में बंगाल में बहुत सारे स्थानों से बुनकर क्यों गांव छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर गए थे, क्योंकि बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव होने लगे थे। माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में गुमास्तों के द्वारा बुनकरों को सजा देने के कारण, और थर्ड कह रहा है कि कंपनी से पेशगी लेने के कारण जो बुनकर थे वो अपना माल किसी और को बेच नहीं सकते थे, और इसलिए इसका ऑप्शन सी भी सही है। फोर्थ कह रहा है कि गुमास्तों के द्वारा बुनकरों को कृषि कार्य करने से रोके जाने के कारण, नहीं, इसका डी गलत है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, बताना है किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में कह रहा है। वो पहले भारतीय थे जिसने पाश्चात्य की श्रेष्ठता को चुनौती दी थी। उन्होंने अपने धर्म के लिए किसी प्रकार की हीनता प्रदर्शित नहीं की थी। उन्होंने अपने धर्म के आलोचकों को जवाब भी दिया और इसके आध्यात्मिक श्रेष्ठता का जोरों से प्रतिपादन भी किया था, तो वो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है डलहौजी के पद त्याग के समय भारतीय विशाल विजित भूखंड पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रतिभा ने एक ऐसे शासन पद्धति का निर्माण किया जिससे क्या हुआ, देश में 18वीं सदी में फैली हुई अराजकता का अंत हुआ, भारत के निवासियों की राजनीतिक एकता का निर्माण हुआ और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो विस्तार, ऐश्वर्य तथा साधनों की दृष्टि से अतुलनीय था, जिसका सही है ए बी एंड सी। नेक्स्ट है नरमपंथी राजनीति अपनी प्रकृति में संकुचित क्यों रही, इसके कारणों की पहचान करना है। तो क्योंकि नेताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण ज़्यादातर नेताओं का संपत्तिशाली वर्ग से आते थे, ये भी करेक्ट है, और जो नए पेशेवर वर्ग थे उनकी प्रमुखता थी, इसीलिए। डी कह रहा है कि मुस्लिम लीग से संबंधित नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा था, इसीलिए, नहीं, इसका डी गलत है, इसका सही है ओनली ए बी एंड सी। नेक्स्ट है खर्च में कमी करने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के वे तरीके जो मुख्यतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक भारत में अपनाए गए थे, वो थे देशी राजाओं के पुराने सेवकों के जागीरों की जब्ती करना, देशी राजाओं के पुराने सेवकों के इनामों की जब्ती करना और समाज कल्याण के कार्य को बंद कराना था।
तो इसका सही है ए, बी एंड सी। डी क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा देशी राजाओं को बड़े बड़े जागीर प्रदान किए गए थे। डी पूरी तरह से गलत है, इसका सही है ए, बी एंड सी। नेक्स्ट है 20वीं सदी के शुरुआती दशकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 20वीं सदी के बारे में कह रहा है कि बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। करेक्ट है। मोटे कपड़ों को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे क्योंकि उसकी मांग में उतार चढ़ाव कम आते थे। नहीं, इसका बी गलत है। सी कह रहा है कि बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी क्योंकि उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। सी भी गलत है। डी कह रहा है कि अकालों से बनारसी या फिर बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। तो यस, इसका डी सही है, ए सही है। नेक्स्ट है घंटी के आकार का आयुलिंग पिरामिड जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता है वह इंगित करता है, तो वो इंगित करता है कांस्टेंट पॉपुलेशन मतलब कि स्थिर जनसंख्या को। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। कारण ये कह रहा है कि बम्बई में नगर योजना का काम प्लेग महामारी के डर से शुरू किया गया था। कारण भी सही है, लेकिन इन दोनों का, ये लंदन की बात करता है, ये बम्बई की बात करता है, तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कौन सा कथन सही है। जब अगस्त 1914 में युद्ध शुरू हुआ उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगा कि युद्ध क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। करेक्ट है। मृतकों और घायलों से यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। दूसरा भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि परिवारों के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय बढ़ी थी। गलत है। इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदाता देश के बजाय कर्जदार देश बनाया था, तो इसका डी भी गलत है, इसका सही है ए एंड बी। नेक्स्ट 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात क्यों कम हो गया। क्योंकि ब्रिटिश कारखानों का युद्ध से संबंधित उत्पादन में व्यस्त होने के कारण ही। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, तो सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। विभिन्न देश अलग अलग गरीबी रेखा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक अवस्थाएं विभिन्न देशों में भी अलग अलग हैं। यस, कारण भी सही है और इसीलिए अलग अलग देश अलग अलग गरीबी रेखा का उपयोग करते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है 1943 के बंगाल के अकाल के बारे में चर्चा करने के लिए अपनी माध्यमिक जो कक्षा है, ठीक है, अपनी क्लास में आपको 1943 के अकाल के बारे में चर्चा करनी है। उसके बारे में आप कौन से शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे। तो उसमें नाटक नहीं, उसमें उपन्यास आप बता सकते हो। उपन्यास, नॉवेल्स का प्रयोग कर सकते हैं, तस्वीरों को दिखाकर तथा समाचार पत्रों की रिपोर्ट को दिखाकर। तो इसका हो जाएगा बी, सी एंड डी। नेक्स्ट है 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कह रहा है कि भुखमरी क्या है, गरीबी लाती है। करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भुखमरी खाद्य सुरक्षा का एकमात्र संकेत है। नहीं, खाद्य सुरक्षा का एकमात्र संकेत भुखमरी नहीं है, तो दूसरा गलत है, पहला सही। नेक्स्ट है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि इस बात पर आम सहमति है कि खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का उच्च स्तर बहुत अवांछनीय है और यह बर्बाद भी हो सकती है। अवांछनीय मतलब कि अनडिजायरेबल है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। बढ़ती एमएसपी मतलब कि न्यूनतम समर्थित कीमतों ने सरकार के द्वारा खाद्यान्न खरीद की रखरखाव की लागत भी बढ़ा दी है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कारण ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कम होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता कम होती है, वे खाद्य असुरक्षित होते हैं। तो इसका कारण और कथन दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान है। गलत है। ए। दूसरा कह रहा है कि सामाजिक समूह जो निर्धनता से असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार से आते हैं, दूसरा सही है। थर्ड कह रहा है कि आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं, तो इसका सी भी सही है, बी भी सही है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो भौतिक पूंजी निर्माण क्या है। यह एक आर्थिक प्रक्रिया तथा तकनीकी प्रक्रिया मतलब कि टेक्निकल और इकोनॉमिकल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस नहीं है, तो इसका हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट है परिप्रेक्ष्य योजना मतलब कि पर्सपेक्टिव प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इन योजनाओं के लक्ष्य एक दूसरे के विरोध में हो सकते हैं। करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी होती है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक होता है, करेक्ट है। श्रम बल जनसंख्या में वो लोग शामिल होते हैं जिनकी उम्र 12 से 59 वर्ष होती है, गलत है ये भी। तृतीय सेक्टर मतलब कि टर्सरी सेक्टर में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं, तो इसका डी सही है, बी सही है। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा विभाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो NEP से क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि स्कूली शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है, करेक्ट है। यह स्कूलों के प्रावधानों और संचालन में शामिल होगा, नहीं। सी कह रहा है कि यह सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए संपूर्ण निगरानी और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा, तो इसका सही है A एंड C। नेक्स्ट है स्कूल तैयारी मॉड्यूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह ग्रेड 1 के सभी छात्रों के लिए है और यह 3 महीने की अवधि के लिए है। इसकी मानकीकरण करने के लिए NCERT द्वारा केंद्र मोड पर ही विकसित किया जाएगा, नहीं। इसका सी गलत है, इसका सही है A एंड B। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार द लैंग्वेज ऑफ इंडिया परियोजना के बारे में कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि यह कक्षा 6 to 8 तक के लिए होगा, करेक्ट है। यह मूल्यांकन का हिस्सा होगा, नहीं, यह मूल्यांकन का हिस्सा नहीं होगा। इसमें छात्र जो होंगे वो सभी प्रमुख भाषाओं में आमतौर पर बोले जाने वाले वाक्यांशों और वाक्यों को बोलना सीखेंगे, तो इसका सही है A एंड C। नेक्स्ट है NEP 2020 के बारे में कौन सा सही है? यह पहली नीति है जो राष्ट्रीय स्तर पर मध्याह्न भोजन के अलावा नाश्ता भी उपलब्ध कराने की बात करती है। यह विद्यालयी शिक्षा को 5+3+3+4 प्रणाली के रूप में संशोधित और पुनर्गठित करता है, करेक्ट है। सी कह रहा है कि यह अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में संस्कृत को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, गलत है, इसका सी। इसका सही है ओनली A एंड B। नेक्स्ट है देश भर में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए NEP 2020 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रस्तावित किया गया है? तो केवल हिंदी भाषा में मनोरंजक और प्रेरणादायक पुस्तकों का विकास करना, तो इसका A पूरी तरह से गलत है और A में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये काट दे तो इसका ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अगर आपको बाकी सारे ऑप्शंस नहीं भी पता हो तो, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे ऑप्शन B की। तो कह रहा है कि सार्वजनिक और विद्यालय पुस्तकालयों की स्थापना करना, डिजिटल पुस्तकालयों का विकास करना मतलब कि डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप करना और राष्ट्रीय पुस्तक प्रोत्साहन नीति का गठन करना। निम्नलिखित लोगों में से किन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी की है? तो एक अफगानी व्यक्ति जो दिल्ली में इलाज के लिए आया है, तो उसने भी एक इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी भागीदारी की है। एक उज़्बेक जो कपड़ा व्यापारी है वो नोएडा में निर्माता से कपड़ा खरीद रहा है, ये भी इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल है। भारतीय मूल के एक व्यक्ति जो है वो कनाडा से राजस्थान छुट्टियों में आया है और यहाँ की धरोहर के बारे में जानने के लिए, तो इसका सी भी इंटरनेशनल ट्रेड में भागीदारी कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन A। तीनों ही सही है। युगों के भूवैज्ञानिक कालक्रम पर आदि मानव का आगमन कब होता है? तो हो जाएगा प्लीस्टोसीन मतलब कि अत्यंत नूतन में, इंग्लिश में याद रखिएगा प्लीस्टोसीन। नेक्स्ट है छात्रों के द्वारा लवणता पर दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि जल की लवणता महासागरों में एक समान होती है, करेक्ट है। गहराई के साथ क्या होता है? लवणता बढ़ती जाती है, ये भी सही है। सी कह रहा है कि वाष्पीकरण के कारण भी सतह पर लवणता बढ़ जाती है, तो इसका सी भी सही है। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि छात्रों की समझदारी स्तर को न्यूनतम स्पष्टता से शुरू करते हुए न्यूनतम से अधिकतम बताना है। तो इसमें कह रहा है कि छात्रों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को न्यूनतम से मतलब लोअर टू हाई लगाना है, किसकी अंडरस्टैंडिंग कम है, किसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, किसके लिए? लवणता के बारे में। तो इसमें सबसे जो जल की लवणता है वो महासागरों में एक समान है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग कम है, तो इसका हो जाएगा A। फिर उसके बाद गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है, तो ये हो जाएगा B। थोड़ा सा हाई है और वाष्पीकरण के कारण भी सतह पर लवणता बढ़ जाती है, ये एक बहुत ही हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट की, तो इसका हो जाएगा A, B एंड C। नेक्स्ट है संसाधनों के परिकल्पित उदाहरण उनके वर्गीकरण के साथ नीचे दिए गए हैं, कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला है राष्ट्रीय और विकसित संसाधन, कौन से हैं? तो भारतीय तटरेखा से 400 समुद्री मील दूर जीवाश्म तेल निक्षेप का एक बड़ा भंडार मिला है, तो ये राष्ट्रीय और विकसित संसाधन है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि संभावित जैव संसाधन कौन से हैं? तो ऐसी संभावना है कि मानव शरीर की कोशिकाओं से जनित ऊर्जा का उपयोग किसी व्यक्ति के आसपास को रोशन करने में किया जा सकता है, तो ये संभावनीय।
तो ये संभावी मतलब कि पोटेंशियल बायोटिक रिसोर्सेस हैं। तो इसका ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है स्थलाकृतियाँ दी गई हैं और उनका मिलान करना, और ये भू आकृतिक स्थलाकृतियाँ हैं। दून की बात करें तो ये मिलती हैं उत्तरी पर्वतमाला में, मेलोसिस बेसिन मिलेगा पूर्वी पहाड़ियों में, और बरखान हिल्स ये हैं इंडियन डेजर्ट्स में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में क्या सही है। ग्लोब या वास्तविक या पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप होता है, ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, करेक्ट है। वे काल्पनिक रेखाएं शामिल नहीं होती हैं जिनका उपयोग स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। गलत है, वे काल्पनिक रेखाएं भी शामिल होती हैं ग्लोब में। ग्लोब पर देशों और महाद्वीपों और महासागरों के उनके वास्तविक आकार में नहीं दिखाई देते हैं, तो ये भी सही है। ग्लोब पे जो दर्शाए गए महाद्वीप होते हैं वो उनके रियल आकार में नहीं होते हैं, तो इसका सही है ऑप्शन 4 ए एंड सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपवाह प्रतिरूप मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सही है। पहला कह रहा है कि जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होते हैं उन्हें वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि जो नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है उनके प्रतिरूप को आर्य मतलब कि रेडियल प्रतिरूप कहते हैं, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रमुख शस्य ऋतुएं हैं उनका मिलान करना है। को खरीफ की फसल है कपास, रबी की फसल है सरसों और जायद की फसल है चारा। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन है, तो वो है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के करीब के वायुमंडलीय दबाव में भिन्नता ऊपरी वायु तनाव को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय चाप मतलब कि हिमालयन आर्क पर भूकंप आने का मुख्य कारण है, तो ये हो जाएगा जो यूरेशियन प्लेट है उसके द्वारा इंडियन प्लेट की गति में बाधा आती है, इसलिए हिमालयन आर्क पर भूकंप आते हैं। और इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच जब लॉक टूटता है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा और तनाव निकलता है, इसलिए भी हिमालयन आर्क पर भूकंप आते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी। आरक्षित वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उस क्षेत्र में सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं जब तक कि सरकार से अनुमति नहीं होती है रिजर्व फॉरेस्ट में, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इन्हें केवल भारतीय वन एक्ट के अंतर्गत ही अधिसूचित किया गया है, तो इसका सी गलत है, इसका सही है ए एंड बी। किसी देश की आर्थिक ताकत किसके विकास से मापी जाती है, तो वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मतलब कि विनिर्माण उद्योग की, जो कि टर्सरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 मेंबर थे, करेक्ट है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी सही है। संविधान सभा में होने वाली गंभीर चर्चाओं को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से प्रकाशित किया गया है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र था, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नेपाल 2006 में दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सन 2006 में नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए और जिसके बाद राजा को वापस लाया गया, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है, करेक्ट है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसे सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यस, इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संघवाद में क्या होता है, तो इसमें एक देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लोकतंत्र राजनीति में बेहतर विकल्प है, क्यों, क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, करेक्ट है। यह नागरिकों में समानता को भी बढ़ाता है, ये भी सही है। यह हर व्यक्ति की इच्छा को पूर्ति करता है, नहीं, इसका सी गलत है, इसका सही है ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट है देश का सर्वोच्च कानून जिसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, उसे कहते हैं संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की चर्चा है, तो उसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हम लोगों ने EMRS के TGT सोशल साइंस के कंप्लीट PYQ को सॉल्व किया है। इसी के साथ हम लोग TGT सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही यदि सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।